हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 5। अगर अभी तक आपने पार्ट 4 विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 4 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 5 में अपन स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। तो पार्ट 4 में अपन ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टडी की थी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कि जब किसी पर्टिकुलर मेटल इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में अपन डिप करके रखते हैं तो दोनों के बीच में एक चार्ज सेपरेशन होता है और उसकी वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया जाए तो इसे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन एक प्रॉब्लम है, किसी भी एक चीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले तो अकेले एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मेजर करने के लिए पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिल्ड करना पड़ेगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फिर दो इलेक्ट्रोड लिए जाएंगे, एक इस हाफ का और एक इस हाफ का। और फिर जो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी वो तो ई सेल डिनोट करेगी, ना कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल शो करेगा। तो पहले इस चीज को वापस डिस्कस करते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड एज हाफ सेल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन वर्क ओनली इन कॉम्बिनेशन विथ अदर हाफ सेल। एक हाफ सेल जो है वो दूसरे हाफ सेल के कॉम्बिनेशन में ही क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। और यही वजह है कि अपन किसी एक हाफ सेल बोले तो एक इलेक्ट्रोड, एक हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड होगा, उसका अपन पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। और सेकंड पॉइंट क्या है, इफ वी यूज अनदर हाफ सेल और अपन एक के साथ में दूसरा हाफ सेल लगा दे बोले तो दो इलेक्ट्रोड लगा के पूरा सेल प्रिपेयर कर ले, तो जो मेजर पोटेंशियल होगा वो तो सेल पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होगा। तो अब मन में उठता है क्वेश्चन कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे करें। तो क्या किया जाएगा कि दो तो लेने ही पड़ेंगे, तो उन दोनों में से एक जो है वो स्टैंडर्ड ले लेते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। तो आईयूपीएससी ने ऐसे कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड डिसाइड किए और उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना एज्यूम कर रखा है, 0। अब एक्चुअल में कितना है वो तो पता नहीं, क्योंकि अकेले का तो मेजर कर ही नहीं सकते। लेकिन उनका स्टैंडर्ड क्या डिसाइड किया गया कि उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0। तो एक तो उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लेंगे और दूसरा जिसका अपन को मेजर करना है वो ले लेंगे। और फिर जो वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी उसके हिसाब से अपन उस दूसरे का जो पोटेंशियल होगा वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि रेफरेंस वाले का तो कितना होगा, 0, अपन ने मान रखा है 0। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज यूज्ड व्हिच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एक्सेप्टेड और एज्यूम्ड एज 0। ठीक है, इसके लिए आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, एनएचई भी कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके अलावा दो और रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। अब देखो करना क्या, ध्यान से सुनना। जिस इलेक्ट्रोड का अपन को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना उसे एक सेल में ले लेंगे और दूसरी तरफ अपन क्या ले लेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को अपन कनेक्ट कर देंगे। अब इसकी यहां जो रीडिंग आएगी वो किसकी होगी, ई सेल की, अपन जानते हैं। और ई सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब इन दोनों में से एक जो होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा और एक किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में कौन कैसा बिहेव करता है इसे अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं। सपोज करो कि ये जो जिसका अपन को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसकी तरह कर रहा है, कैथोड की तरह। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब मैंने आपको बोला है कि जो ये वाला जो था वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनोड की तरह, और ये वाला किसकी तरह कर रहा है, कैथोड की तरह। तो ई कैथोड उसकी जगह अपन कितना लिख देंगे, 0। तो ई सेल कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ई एनोड, और ई एनोड कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ई सेल। जो ई सेल की रीडिंग होगी उसका नेगेटिव कर देंगे तो वो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। वापस सुनते हैं, अगर दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज करो कि ये जो है वो कैथोड की तरह है और रेफरेंस वाला जो है वो एनोड की तरह है। तो जो भी रेफरेंस कैथोड की जैसे है या एनोड के जैसे है, जैसा भी हो उसकी जगह अपन 0 रख देंगे। जैसे मैं कह रहा हूं एनोड की जगह, तो ये वाला पॉइंट कर देंगे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैसा ले रखा है, एनोड, तो एनोड का पोटेंशियल कितना रख देंगे, 0। तो ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, ई कैथोड के बराबर, और वो ई कैथोड क्या था, वो अपना इलेक्ट्रोड, तो उसका पोटेंशियल इसके बराबर आ जाएगा। इस तरीके से अपन मेजर कर सकते हैं। तो अगर एक का 0 ले लूं तो जो यहाँ रीडिंग आएगी वो रीडिंग से अपन क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, वही वैल्यू अपन उसकी मान सकते हैं। ठीक है, अगर कैथोड की जैसे होगा तब तो उसकी वैल्यू वो की वही हो जाएगी, और ये जो जिसका अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं वो एनोड के जैसे है तो नेगेटिव करके निकाल देंगे।
यहां पर बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। वो ऐसा सोच लेते हैं कि कैथोड की जगह जो आएगा उसका हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये सही नहीं है। और एनोड की जगह जो आएगा उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी, ये भी सही नहीं। ये तो यहां अपन को इधर जो ट्रांसफर किया उस वजह से ऐसा आ रहा है, ठीक है। कैथोड की जगह जो ले रहे हैं उसका भी पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, और इधर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसको अभी आप आगे और अच्छे से समझोगे, इससे सुनना अच्छे से, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो वापस अपन रिपीट करते हैं, किसी भी चीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए अपन एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे, और उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन ने एज्यूम कर लेंगे। कितना एज्यूम कर लेंगे? 0। कितना एज्यूम कर लेंगे? 0। और फिर दूसरे ई सेल फाइंड करके अपन निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर ये मेजरमेंट करते समय मैं सारी स्टैंडर्ड कंडीशन लू, बोले तो कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी, जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एकदम सिंपल सा। तो देखो, द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड रिलेटिव टू स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड जैसे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, कब? 298 केल्विन पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 1 मोलरिटी कंसंट्रेशन पे, उसे अपन क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां पर इलेक्ट्रोड कर देना, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसी तरीके से कुछ की वैल्यू निकाली गई। सपोज करो कि एक तरफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया और एक तरफ क्या लिया? जिंक का इलेक्ट्रोड, तो फिर ये वैल्यू आई। ऐसे कैसे, एक बार कॉपर लिया, ये वैल्यू आई, एजी लिया, ये वैल्यू आई, लिथियम लिया, ये वैल्यू आई, और ये लिया, ये वैल्यू आई, ठीक है। ये वैल्यू आपकी बुक में दे रखी है। अब जो गौर करने वाली बात है उस पर फोकस कीजिएगा। ये सारी वैल्यू जब बुक में एक लिस्ट के फॉर्म में दे रखी है, जिसे अभी अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी ये स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है उन सब में देखो, पहले यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। देखो Zn+2 से Zn बन रहा है, तो +2 से 0 हुआ, +2 से 0 हुआ, +1 से 0 हुआ, +1 से 0 हुआ, यहाँ पे 0 से -1 हुआ। 0 से -1 भी घटना ही होता है। ऑक्सीडेशन नंबर घटने का मतलब रिडक्शन होता है। इसका मतलब ये जो सारी वैल्यू दे रखी है वो सारी क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की दे रखी होती है। किसकी दे रखी होती है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखो, कुछ का नेगेटिव में भी है, कुछ का पॉजिटिव में भी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगली बात, अगर अपन को ये वैल्यू दे रखी हो तो पहले तो अपन ये चेक करेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन। कैसे चेक करेंगे? +2 से प्लस दे रखे, मतलब ये जो दो आयन जो दे रखे हैं इनमें देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे इसमें भी घट रहा है, इसमें भी घट रहा है, इसमें भी घट रहा है, इसमें घट रहा है, तो वो क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। क्या दे रखा है? रिडक्शन। और बढ़ रहा है तो वो क्या दे रखा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे ऐसे दे दे E0 Zn/Zn+2, तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक चीज। दूसरी, खाली ऐसे नाम से दे क्वेश्चन में कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 है, वो ऐसा दे ही नहीं साइन, तब उसको रिडक्शन पोटेंशियल ही मानना है, क्योंकि जनरली जो गिवन होता है वो क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। आप अभी थोड़ी देर बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ोगे, उसमें भी वो अरेंज कर रखे हैं, वो किसके बेसिस पे कर रखे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल के। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल मालूम हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? साइन चेंज कर देंगे। उल्टा भी सही है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम हो और रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो भी साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये एक ऐसे दे रखा है कि E Zn+2 से Zn ये वैल्यू दे रखी है, और कह रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बताओ और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बताओ। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे देखेंगे +2 है Zn के ऊपर, और यहाँ Zn के ऊपर कितना है? 0। तो +2 से 0 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, बोले तो रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो दे रखा है वो। और ऑक्सीडेशन कैसे निकालेंगे? साइन चेंज कर देंगे, प्लस का हो जाएगा। कॉपर के केस में भी ये दे रखी है वैल्यू। अब ये देखो यहाँ पे भी कॉपर के ऊपर क्या है? +2, और यहाँ कितना है? 0। तो +2 से 0 हो रहा है, बोले तो ये भी रिडक्शन हो रहा है। तो ये वैल्यू भी किसकी है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। प्लस की थी तो ऑक्सीडेशन की क्या होगी? माइनस। अब इन दोनों को कंपेयर करके ये अपना एक मिथ खत्म कर देना कि स्टैंडर्ड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कुछ पर्टिकुलर साइन होता है। देखो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल का कैसा साइन आ रहा है? माइनस का। यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल का कैसा आ रहा है? पॉजिटिव का। यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कैसा आ रहा है? पॉजिटिव का। यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कैसा आ रहा है? नेगेटिव का। तो अपन को याद नहीं रखना है कि नेगेटिव वाले ये, पॉजिटिव वाले ये, ठीक है, उसको अच्छे से समझना है।
तो क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी होगी, अगर ऐसे दे, ध्यान से सुनना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो वो हमेशा वैल्यू किसकी होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की। और अगर ऐसे सिंबल करके फिर वैल्यू लिखे तो अपन पता कर सकते हैं कि वो रिडक्शन की है या ऑक्सीडेशन की। यूज हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू करनी है। देखो एक मिस्टेक मैंने भी की है प्रीवियस वीडियो में, जहां डैनियल सेल था वहां पर मैंने ऐसे लिख दिया कि E नॉट Zn स्लैश Zn प्लस 2, और उसकी वैल्यू मैंने -0.76 लिख दी। उसकी वैल्यू -0.76 नहीं होगी, उसकी तो +0.76 होगी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, इतना। अपन को जब भी ई सेल जो होता है, ई सेल में अपन ई कैथोड माइनस ई एनोड करते हैं, तो वो ई कैथोड और ई एनोड की जगह जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो हमेशा ही अपन को कौन सी करनी है, रिडक्शन पोटेंशियल वाली करनी है। और जो क्वेश्चन में देते हैं वो अक्सर रिडक्शन पोटेंशियल ही देते हैं, कोई कंपटीशन में इधर उधर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो कि मेरे को कह दे कि ये दो जन है और ये दे रखे हैं और इनसे सेल बनाना है, अब इसमें कौन सा कैथोड होगा और कौन सा एनोड, तो ये दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की है और दोनों प्लस की है, तो वो प्लस माइनस कंसेप्ट तो लगा नहीं इधर। तो अब देखो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी वैल्यू ज्यादा, ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो जिसकी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन शो करेगा और वो किसकी तरह यूज होगा, कैथोड की तरह, और दूसरा वाला किसकी तरह यूज होगा, एनोड की तरह। तो इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी है, एजी की। तो एजी और सीयू से अगर सेल बनाया जाए तो एजी जो है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा और सीयू जो है वो किसकी तरह करेगा, एनोड की तरह। लेकिन अगर इन दोनों का बनाया जाए, इन दोनों को मैं यूज करूं, तो इन दोनों में देखो किसकी वैल्यू ज्यादा है, ये माइनस की, ये प्लस की वैल्यू बड़ी होती है, तो इसको अपन किसकी तरह यूज करेंगे, कैथोड की तरह, और इसको अपन किसकी तरह यूज करेंगे, एनोड की तरह। और ये किया भी था डैनियल सेल में, तो समझ में आ गया। तो जो वैल्यू दे रखी होती है वो जनरली रिडक्शन पोटेंशियल की दे रखी होती है। उन वैल्यू में से जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो रिडक्शन शो करेगा, कैथोड की तरह यूज किया जाएगा, जिसकी कम है उसे एनोड की तरह यूज किया जाएगा। ये सारी वैल्यू कैसे निकाली गई, इन सबको एक एक करके एक इलेक्ट्रोड लिया गया, दूसरी तरफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया गया जो SHE था, और उसका अपन ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना माना, 0। ऐसे एक एक करके सबकी वैल्यू निकाल के एक सीरीज बना ली गई। अब इस सीरीज में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम था उसको सबसे ऊपर रखा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा था उसको सबसे नीचे रखा, और इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। उसके बीच में क्या आता है, हाइड्रोजन SHE वाला, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना एज्यूम कर रखा है, 0। उससे ऊपर वाले सारी नेगेटिव वैल्यू है, उससे नीचे वाली सब पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भी अभी अपन डिस्कस करते हैं। और उस सीरीज को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक बार जो इस टॉपिक की जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं वापस रिपीट करता हूं, अच्छे से सुनना। पहला, किसी भी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं फाइंड कर सकते, उसको फाइंड करने के लिए मुझे एक और हाफ सेल लेना पड़ेगा, और अगर मैं हाफ सेल ले लूंगा तो वो तो ई सेल डिनोट करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, जैसे इसका पोटेंशियल निकालना है तो एक हाफ सेल में ये लेंगे और दूसरे हाफ सेल में रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे, और उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन ने कितना एज्यूम कर रखा है, 0। फिर जो ई सेल आएगा वो किसकी वैल्यू को डिनोट करेगा, दूसरे वाले की। ठीक है, और अगर ये सारी कंडीशन जो है वो सारी स्टैंडर्ड रखी जाए तो ये वैल्यू क्या दे रखी होगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जनरली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी जाती है वो कौन सी होती है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी होती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी हो और रिडक्शन निकालना है तो भी उसका साइन चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन स्टडी करते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, कोई भी एलिमेंट या किसी भी चीज को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सीरीज। किस चीज की सीरीज है, एलिमेंट की सीरीज है, वो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन सा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बोले तो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अगर अपन एलिमेंट अरेंज करें, जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है उसे सबसे ऊपर रखें, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल उससे ज्यादा उसके बाद में ऐसे ऐसे करते करते जिसका सबसे ज्यादा उसे सबसे नीचे रखें, तो जो सीरीज बनेगी उसे अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये सीरीज बनाने के लिए अपन ने जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किए वो किसके रेस्पेक्ट में किया है, SHE के रेस्पेक्ट में, और उसका खुद का SHE का खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन ने कितना एज्यूम किया, 0। सबसे ऊपर इस सीरीज में आता है लिथियम, जिसका लीस्ट
ये क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब इसके रिडक्शन होने के चांसेस सबसे कम है और ऑक्सीडेशन देने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और जो चीज का खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो सामने वाले का क्या करता है, रिडक्शन करता है। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद का ऑक्सीडेशन होगा और इसकी मैक्सिमम टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके होता है। और सबसे नीचे आता है फ्लोरीन, जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब उसकी टेंडेंसी रिडक्शन शो करने की इन सब एलिमेंट के कंपेयर में सबसे ज्यादा है। और वो खुद का रिडक्शन होगा तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्शन करने के लिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसकी मैक्सिमम टेंडेंसी, इसकी लिस्ट टेंडेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और इसकी लूज करने की इसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो एक और चीज, अपने ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो एसआरपी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, लूज करने की क्या होती जाएगी, कम करती जाएगी। ये सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट है, आप चाहो तो बुक में से और कहीं और से भी बना भी सकते हो। अलग अलग बुक में कुछ एलिमेंट बीच में ऊपर नीचे है, कुछ में ज्यादा दे रखे हैं, कुछ में कम दे रखे हैं, उसके हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्रिक भी है। पर मुझे नहीं लगता कि वो सीरीज आपको कोई लर्न करने की कोई नीड है खास। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट के मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। और ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है। देखो +1 से 0 तो रिडक्शन, +1 से 0 रिडक्शन, +2 से 0 रिडक्शन, और यहाँ 0 से माइनस तो रिडक्शन, ठीक है। तो ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है। एक सीरीज से अपन को समझना क्या है वो देखते हैं। तो अगर ऊपर से नीचे जाए, देखो ये वाला एरो ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये वाली चीजें होगी। एसआरपी क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन इंक्रीज होगी, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। और नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो एसआरपी कम होता जाएगा, टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगी, रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा सबसे ऊपर वाले की होगी, जो कि अपन ने यहां लिखा है। तो सबसे ऊपर वाला स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सबसे नीचे वाला स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एक और चीज अपने काम की चीज है, अगर दो एलिमेंट कोई भी सीरीज के लिए जाए, जैसे मान लो ये और ये लिया जाए, तो इसमें कौन एनोड की तरह बिहेव करेगा, कौन कैथोड की। जो सीरीज में ऊपर आता है वो एनोड की तरह, और जो सीरीज में नीचे आता है वो किसकी तरह करेगा, कैथोड की तरह। क्यों? क्योंकि सीरीज में ऊपर वाले की टेंडेंसी क्या होगी, लूज करने की इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑक्सीडेशन देगा, और जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं। और जैसे जैसे जो नीचे वाला है उसकी टेंडेंसी क्या होगी, गेन करने की ज्यादा होगी, गेन करेगा तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। आराम से याद भी रख सकते हैं, एनोड ए होता है, कैथोड सी। तो ए ऊपर आता है नीचे, तो ऊपर वाले एनोड की तरह बिहेव करेंगे, नीचे वाले कैथोड की तरह। कंपेरेटिव पोजीशन की बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं है कि इससे ऊपर वाले सारे एनोड है और इससे नीचे वाले सारे कैथोड, ऐसे नहीं समझना है। किन्हीं भी दो एलिमेंट को कंपेयर करना है, उन दोनों एलिमेंट में से जो ऊपर है वो एनोड की तरह, और जो नीचे है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, कैथोड की तरह। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी हो गई। नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं एसएचई, जिससे अपन ये कंपेयर कर रहे हैं। तो एसएचई का अपन देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा है और उससे कैसे मेजर करते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे लेते हैं एसएचई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे एनएचई भी बोल सकते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये एक तरह का क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जिसका अपन ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना एज्यूम कर रखा है, 0। ठीक है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब हाइड्रोजन जो होगा वो सब्सटेंस की तरह या एलिमेंट की तरह यूज हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोड तो बन नहीं सकता क्योंकि वो गैस है। तो क्या करेंगे, देखो यहां पर एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। मैंने आपको पहले भी समझाया था, इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव वो होते हैं जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनर्ट वो होते हैं जो सिर्फ करंट पास करने का काम करते हैं। तो यहां उस फॉर्म में प्लेटिनम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्लेटिनम वायर। ये जो है ये क्या है, पीटी वायर, प्लेटिनम का वायर है, ठीक है। और ये इससे अपन करंट यहां पर पास करेंगे। और क्या करेंगे, इस प्लेटिनम वायर को नीचे की तरफ प्लेटिनम की फॉइल से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। और इस प्लेटिनम की फॉइल के ऊपर अपन क्या करेंगे, प्लेटिनम ब्लैक का कोटिंग कर देंगे। अब क्यों की है प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग, वो अभी अपन थोड़ी देर बाद में बताते हैं। और इस पूरे वायर को अपन एक ग्लास ट्यूब में क्या कर देंगे, सील कर देंगे।
और यहां से हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे स्टैंडर्ड कंडीशन पे, बोले तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पास करवाएंगे। अब जो ये प्लेटिनम फॉइल के ऊपर जो प्लेटिनम ब्लैक लगा रखा है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एडजॉर्ब करेगा अपनी सरफेस पे। यही वजह है कि यहां पर क्या लिया गया, प्लेटिनम ब्लैक लिया गया है, और वो हाइड्रोजन को यहां अपने सरफेस के ऊपर ऊपर क्या कर देगा, चिपका लेगा। किसी भी सरफेस के ऊपर ऊपर ऐसे इकट्ठा हो जाना, इसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। ये आपके 5 चैप्टर में आएगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होगी वो यहां बबल के फॉर्म में निकलने लगेगी, जो इस तरफ से बाहर निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये पूरा तो अपना इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। अब अपन को पता है कि हाफ सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। तो हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोजन के सॉल्यूशन HCl में डिप करेंगे। अगेन ये भी एक स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे, जो HCl लिया जाएगा वो 1 मोलरिटी 1 m का लिया जाएगा। और जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो टेम्परेचर अपन 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन रखेंगे। तो ये अपने SHE का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब जो इसमें ये जो प्लेटिनम की फॉइल है, ये जो है वो उसका रिएक्शन, साइट ऑफ रिएक्शन का काम करेगी। यहां पे जो हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हुई है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके ऊपर, HCl के, और HCl में H किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन H और H+ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, चार्ज सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो यहां पर अपने रिएक्शन होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। SHE जो है वो एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और SHE कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। डिपेंड करेगा कि अपन ने दूसरा इलेक्ट्रोड क्या लिया है। अगर दूसरा इलेक्ट्रोड ऐसा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल SHE से ज्यादा है तो वो करेगा कैथोड का काम और SHE करेगा एनोड का काम। लेकिन दूसरा जो इलेक्ट्रोड लिया है उसका रिडक्शन पोटेंशियल SHE से कम है, तब वो तो करेगा किसका काम, एनोड का काम, और SHE किसका करेगा, कैथोड का। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो सब अगर SHE के साथ अपन लेंगे तो वो सब तो करेंगे एनोड का और SHE करेगा कैथोड का। लेकिन हाइड्रोजन के जो जो नीचे आते हैं उनमें से अगर किसी को भी अपन लेंगे तो वो सब करेंगे कैथोड का और SHE क्या करेगा, एनोड का। अगर SHE एनोड की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा, तो H2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H+ में, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन शो करने के लिए अपन को ऐसे शो करना पड़ेगा, H2/H+, मतलब यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहां पर 1 है, तो 0 से 1 होना क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो H2 और H+। अब ये H2 गैस है, ब्रैकेट में 1 बार, उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन लिखी हुई है, H+ HCl को डिनोट कर रहा है, वो 1 मोलरिटी है। और क्योंकि ये H2 गैस किसके कांटेक्ट में, Pt के, तो पूरा हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, Pt/H2/H+, ठीक है। इसको अगर उल्टी तरफ से लिखे ऐसे, H+ पहले, फिर H2 और फिर Pt, तो बोले तो प्लस ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है तो फिर वो रिडक्शन हो जाएगा और वो कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो जब SHE कैथोड की तरह होता है तो उसमें रिडक्शन होगा, उस केस में 2H+ जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, और ये कैथोड की तरह बिहेव हो जाएगा। उस समय अपन SHE को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, H+, फिर /H2 और फिर Pt। H+ से H2 बोले तो रिडक्शन, या H से H+ बोले तो ऑक्सीडेशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो SHE एनोड की तरह और कैथोड की तरह दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, डिपेंड करता है कि दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है। अब यूज क्या है SHE का, तो देखो SHE का क्या यूज है, द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइंड इज कपल्ड विद SHE टू फॉर्म अ सेल। जिसका अपन को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है उसे अपन क्या करेंगे, SHE के साथ में कपल कर देंगे। बोले तो एक हाफ सेल में अपन SHE ले लेंगे और दूसरे हाफ सेल में वो इलेक्ट्रोड और उसका सॉल्यूशन ले लेंगे और फिर दोनों को ज्वाइन करेंगे। अब जो ई सेल आएगा वो ई सेल बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा किसका, उस वाले इलेक्ट्रोड का। ऐसा क्यों, क्योंकि जनरली ई सेल जो होता है वो कैथोड माइनस एनोड का होता है। तो एक तो वो इलेक्ट्रोड होगा और दूसरा क्या है, SHE, और SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। तो जो भी ई सेल की वैल्यू आएगी वो बेसिकली किसकी होगी, उस वाले इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्रॉबैक क्या है, देखो ये पूरा स्टैंडर्ड कंडीशन रखने के लिए अपन को यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो 1 मोलरिटी कॉन्स्टेंटली रखना पड़ेगा। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो हैंडलिंग जो है वो डिफिकल्ट भी है और थोड़ी सेंसिटिविटी भी है, क्योंकि अगर हल्का सा भी चेंज होगा
तो फिर कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी और फिर वो स्टैंडर्ड कंडीशन से अलग हो गया। यही वजह है कि दो और अल्टरनेट भी है एसएचजी के, कैलोमल इलेक्ट्रोड और सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, एक आगे डिस्क्रिप्शन मैं दे रहा हूं, आप नोट कर लेना वहां से। वहां अपन क्या करेंगे, जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एसएचजी से मेजर करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से सुनो, मैं समझा देता हूं, आप नोट उधर से करना। एक तरफ हाफ सेल में जिंक को ZnSO4 में डिप करके एक हाफ सेल बना लेंगे और दूसरे हाफ सेल में एसएचजी ले लेंगे। दोनों को वायर से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो एसएचजी से क्या होता है, कम होता है, इसलिए जिंक तो करेगा एनोड की तरह बिहेव और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और एसएचजी किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। और जो ई सेल की वैल्यू आएगी वो बेसिकली किसकी हो जाएगी, जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे से नोट कर ले। और एक और चीज, जिंक एनोड की तरह बिहेव करेगा तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होगा, Zn/Zn+2। फिर दो लाइनें बनाएंगे अपन सॉल्ट ब्रिज की, और एसएचजी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कैथोड की तरह। बोले तो ये H+/H2/Pt। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप आगे से वो नोट कर लीजिए। फिर अपन अगला टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखो, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यूज करने में कुछ ड्रॉबैक है, और वो क्या क्या है। सबसे पहली ये ड्रॉबैक है कि जो हाफ सेल में जो चीजें होती है, इलेक्ट्रोड के पास में जो आयंस बनते हैं उनकी कंसंट्रेशन लगातार चेंज होती रहती है, और उसकी वजह से कांस्टेंट ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। दूसरा है कि उसमें जो रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल टाइप है, तो उसे ज्यादा रिवर्सिबल होना चाहिए ताकि उसे वापस यूटिलाइज किया जा सके। तीसरा है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ज्यादा होता है। इस पॉइंट को अच्छे से समझे, किसी भी चीज का टेम्परेचर कोफिशिएंट ज्यादा होने का मतलब है कि टेम्परेचर के साथ उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आता है। बोले तो अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ज्यादा है तो हल्का सा टेम्परेचर चेंज करते ही उसके ईएमएफ की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सेल एक फिक्स ईएमएफ या फिक्स वोल्टेज जनरेट करना चाहिए। तीसरा है कि मेजरमेंट के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं, जबकि वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देता है, ना कि वो किसकी देता है, ईएमएफ की। अब इसके सॉल्यूशन क्या है, तो ऊपर की तीन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल। स्टैंडर्ड सेल उन सेल को कहते हैं जिनमें ये तीन प्रॉब्लम नहीं होती, और ऐसा ही एक सेल कौन सा है, स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल। अभी अपन देखते हैं, और इसको अपन कैसे दूर करेंगे, इसको बाद में पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ईएमएफ मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर, जो कि पोगेंड्रफ कंपेंसेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसको भी अभी अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल। अब इसकी क्या खासियत होती है, इसका सेल पोटेंशियल जो होता है वो स्टेबल होता है, चेंज नहीं होता, जो कंसंट्रेशन में चेंजेज ही नहीं आते, उसकी वजह से ना तो ईएमएफ में कोई चेंजेज नहीं आता। दूसरा, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू देखो, -0.00005 वोल्ट पर केल्विन, तो जो कि बहुत कम है। इसका मतलब टेम्परेचर के साथ वोल्टेज में चेंजेस भी कुछ ज्यादा होगा नहीं, तो ये कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट करेगा। और तीसरा है कि इसकी रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, तो इसे वापस यूटिलाइज किया जा सकता है। इस स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल को कैडमियम सेल कहते हैं। अपन को कुछ नहीं करना, इसका डायग्राम और रिएक्शन अच्छे से स्टडी करनी है। तो ये एक एच पैटर्न के शेप में कंटेनर में होता है, और इसमें एक तरफ क्या भरा होता है, CdHg, बोले तो कैडमियम अमलगम। आप लोग जानते होंगे एलॉय, वो एलॉय जिसमें एक पार्ट Hg हो उसे अपन क्या कहते हैं, अमलगम। और अगर दूसरा पार्ट Cd है तो Cd अमलगम, Au होता तो Au अमलगम, कॉपर होता तो कॉपर अमलगम। तो यहाँ कैडमियम अमलगम लेते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या लेते हैं, मरकरी। ठीक है, इसके ठीक ऊपर अपन क्या भरते हैं, मरकरी और मर्क्यूरस सल्फेट का सॉल्यूशन भरते हैं, इसको कहते हैं कैलोमल। और इसके ऊपर कैडमियम सल्फेट .8/3H2O, और इसके ऊपर भी भरते हैं। ठीक है, और इन दोनों के ऊपर फिर सैचुरेटेड कैडमियम सल्फेट का सॉल्यूशन भर देते हैं। इसको अपन समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है कैडमियम सल्फेट के सॉल्यूशन में, या Hg सल्फेट के सॉल्यूशन में, बोले तो मर्क्यूरस सल्फेट के सॉल्यूशन में। क्योंकि ये दोनों मतलब मेटल के फॉर्म में नहीं ले रखे, इसलिए यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोड के फॉर्म में प्लेटिनम वायर लेते हैं, जिसको एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब Hg और Cd, इन दोनों में से Cd जो होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब Cd किसकी तरह बिहेव करेगा, ये वाला पार्ट किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह,
और ये वाला पार्ट किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। तो रिएक्शन क्या होगी, CD जो ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, तो CD जो होगा CD+2 और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां पर जो मर्क्यूरस सल्फेट है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, Hg में। ऐसे बुक में लिखा हुआ है, आप इस रिएक्शन को ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर अपन ने ऐसे लिखा Hg प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और Hg, ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे ये भी ऐसे लिख सकते हैं कि जो कैडमियम CD जो है वो कैडमियम सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अपन इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसको अपन ने क्या लिखा, ये CD से CD+2 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इस वाली रिएक्शन को भी आप उसी पैटर्न में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, Hg प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके Hg में कन्वर्ट हो गया। लेकिन बुक में ऐसे दे रखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है। ये 2 रिएक्शन हो गई हाफ इलेक्ट्रोड की, ये एनोडिक हाफ की, ये कैथोडिक हाफ की। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ऐड कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ये दोनों इस तरफ, ये दोनों इस तरफ। अगर ये जब अपन सर्किट में जोड़ते हैं तो अपन इससे करंट विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर अपन इसको करंट पास करें तो ये रिएक्शन उलट जाएगी, ये एनोड की तरह की जगह कैथोड की तरह काम करेगा और ये रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगी। ये कैथोड की जगह एनोड की तरह काम करेगा और ये रिएक्शन भी उल्टी हो जाएगी, रिवर्सिबल है। और ये इसकी क्या है, खासियत है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आज का लास्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। तो देखो ईएमएफ और जो पोटेंशियल डिफरेंस है अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ईएमएफ तब होता है जब सेल में से कोई करंट विड्रॉ नहीं की जाती। तो अब बिना करंट विड्रॉ किए तो अपन कैसे मेजर करें, वोल्ट मीटर जो होता है जनरली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और वोल्ट मीटर में क्या करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर करता है, लेकिन उसके अंदर से कुछ करंट उसके अंदर से भी पास होती है और वो कुछ करंट को यूटिलाइज कर देता है। इसका मतलब है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए उतना नहीं आता, उससे थोड़ा कम भी आता है, ठीक है। तो ये भी एक वजह है कि वो वोल्ट मीटर अच्छे से काम नहीं करता। तो क्या अपन को वोल्ट मीटर यूज नहीं करना चाहिए, तो आंसर है नहीं, वो करना चाहिए, क्योंकि वो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, अपन टच करवाते हैं उसको, मतलब अटैच करते हैं और वो रीडिंग दे देता है, रीडिंग लेना भी आसान होता है, और उसकी जो वो क्या कहते हैं जो अपने एरर होती है वो इतनी ज्यादा भी नहीं होती। लेकिन अपन को अगर एकदम एक्यूरेटली मेजर करना है तो पोटेंशियल मीटर यूज करते हैं। फिजिक्स में आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में करने वाले, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसके सर्किट क्या है, वो कैसे बनाया जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन, तो आप वहां पे बहुत डिटेल में करेंगे। मैं वो सब यहाँ पर नहीं करवा सकता, ठीक है। फिर भी मैं कुछ चीजें जो काम की चीजें वो बताता हूं आपको। पहली चीज, पोटेंशियोमीटर जो होता है एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, उस पे 10 मीटर वायर लगा होता है, 1 मीटर के 10 राउंड में लगा होता है, ठीक है। 2 टर्मिनल, यहाँ ए और बी के बीच में जो लाइन शो कर रखी है इस सर्किट में वो बेसिकली 10 मीटर वायर को शो कर रही है। यहाँ पर तो अपन ने एक ही लाइन बनाई, वहां पर ऐसी कितनी लाइन होती है, 10 लाइंस होती है, ताकि 10 मीटर वायर को इतने से मतलब इतनी जगह पर अरेंज किया जा सके, ठीक है। और ये जो होता है वो जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। जब अपन जो रीडिंग अपन यूज करते हैं उस समय यहां पर देखो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं जॉकी, उसको वायर पे टच करा के उससे गैल्वेनोमीटर अटैच होता है, उसमें देखते हैं कि रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही। तो सपोज करो यहां टच करा है, गैल्वेनोमीटर ऐसे मूव कर रहा है, तो ऐसे एक एक पुट करते जाएंगे और जहां पर टच कराने पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो रीडिंग अपन यूज करते हैं। इसका मतलब ये डिनोट कर रहा है कि उस समय सर्किट में से कोई करंट पास नहीं हो रही इस वायर में से, ठीक है। ऐसा ये पोटेंशियोमीटर होता है। इसकी बाकी की थ्योरी आप वहां पे डिटेल में करना, मैं शॉर्ट में समझाता हूं। एक पोटेंशियोमीटर के जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें 2 सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट और एक सेकेंडरी सर्किट। ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है AB, इससे ऊपर एक सेल जुड़ा हुआ रहता है, जो अपना जो सेल होता है वो कांस्टेंट ईएमएफ का होता है, और इसका ईएमएफ जो भी नीचे और सेकेंडरी सर्किट में जो भी सेल यूज करेंगे उनके ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। एक रियोस्टेट जोड़ा हुआ होता है एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। ये ऊपर वाला सर्किट प्राइमरी सर्किट कहलाता है। जब आप फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हर एक्सपेरिमेंट में ये प्राइमरी सर्किट ऐसा कैसा रहेगा, ये नीचे वाला अलग अलग में चेंज होता रहेगा, ठीक है। जो अपने सर्किट में है वहां पर अपन 2 सेल यूज कर रहे हैं, एक S और एक X। इसका ईएमएफ अपन निकालना चाहते हैं, वही अपना मेजर करने वाला, और S का अपन को ईएमएफ पता होता है। ये XYZ जो है वो 2 वे की है। अगर आप कभी लैब में गए हो तो लैब में वो एक की ऐसे की होती है, उसमें अपन एक ऐसे की डाल के ऑन करते हैं सर्किट। ये 2 वे की है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं और उसमें 2 जगह स्लॉट होते हैं की डालने के लिए।
अगर यहां पे टच कराएंगे तो ये इतना सर्किट काम करेगा, और अगर यहां पे कराएंगे तो ये वाला पार्ट नहीं काम करेगा, बाकी पूरा सर्किट काम करेगा। ठीक है, तो ये टू वे की करते हैं। एक बार यहां पर अपन अटैच करेंगे की और फिर रीडिंग लेंगे, एक बार यहां पर अटैच करेंगे और रीडिंग लेंगे। अब ये पॉगेनड्रॉफ प्रिंसिपल क्या है? तो ये प्रिंसिपल कहता है, ध्यान से सुनना, कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इफ एन अपोजिट एंड इक्वल सेल पोटेंशियल इज अप्लाइड बाय एक्सटर्नल सेल देन द गिवन टू द गिवन सेल देन नो करंट विल फ्लो इन सेल। मतलब यहां सर्किट में करंट कब पास नहीं होगी उसके लिए क्या करेंगे? तो देखो इस सेल की जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे आ रही है। अब चाहे ये सेल लू चाहे ये सेल लू, यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल ये, तो इसकी करंट की डायरेक्शन ऐसे, इसकी ऐसे आ रही है, इसकी करंट की डायरेक्शन ऐसे आ रही है। जब अपन इसको एडजस्ट करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा कि इसकी करंट की डायरेक्शन और इसकी करंट और इसकी करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल होगा वो इस वाले, अगर यहां टर्मिनल जोड़ा हुआ तो इस वाले सेल का पोटेंशियल होगा, और यहां पे टर्मिनल जोड़ा हुआ तो इस वाले सेल के पोटेंशियल के बराबर होगा। अब अपन को करना कुछ नहीं है, वो चीज आप वहां पर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सारी चीजें में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहां पर ये सर्किट अच्छे से समझे, ये प्रिंसिपल थोड़ा सा याद कर ले, और अपन को करना क्या, एक बार अपन यहां पर की अटैच करेंगे। देखो, ऑब्टेन जीरो डिफ्लेक्शन बाय पुटिंग अ की बिटवीन एक्स एंड जेड, एक्स और जेड के बीच में की पुट कर देते हैं। उस समय ये काम नहीं करेगा, और इस जोकी को ऐसे टच करा करा के देखेंगे कि जीरो डिफ्लेक्शन का आ रहा है। सपोज करो ये डी पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है, और ये लेंथ जो है वो क्या है, L1 लेंथ है। कितनी है? L1 लेंथ है। तो ये जो इस सेल का जो भी ईएमएफ होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, L1 के। यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, एक एक्स कांस्टेंट भी आता है, उसका भी डिस्क्रिप्शन प्रिंसिपल में दे रखा है, अपन वो सब उधर देखेंगे। ठीक है, तो ये जो ईएमएफ है वो L1 के प्रोपोर्शनल। फिर अगली बार अपन क्या करेंगे कि यहां से निकाल के यहां डाल देंगे। अब ये काम नहीं करेगा, और फिर वापस ऐसे जोकी को टच करा करा कर अपन जीरो डिफ्लेक्शन का पॉइंट आएंगे। सपोज करो कि इस बार यहां पर आता है, तो यहां की जो लेंथ होगी वो इसके पोटेंशियल, जो भी इसका पोटेंशियल, अपन को नहीं पता इसका ईएमएफ क्या है, इसका ईएमएफ उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों को अपन डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, ES अपॉन EX और L1 अपॉन L2। अब ध्यान से सुनना, ES क्या था, नॉन सेल था, मतलब इसका ईएमएफ मेरे को मालूम है, बोले तो ES की वैल्यू मैं जानता हूं, और L1 और L2 ये दोनों वैल्यू मैंने प्रैक्टिकल से निकाल ली। तो एक ही वैल्यू मेरे को नहीं मालूम है, किसकी, EX की। तो EX की वैल्यू मैं इन तीनों की वैल्यू पुट करके निकाल लूंगा, और वो किसकी होगी, अननोन सेल का ईएमएफ होगा। इस तरीके से अपन ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये जो टॉपिक है मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको हो तो आप नेट पे सर्च करके पोटेंशियोमीटर को थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। पर वो अगर मैं अभी यहाँ पे समझाऊं तो 30-40 मिनट का अलग से हो जाएगा, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे फिजिक्स में आपकी फुल डिटेल में। तो अपन को इस टॉपिक में एक तो पॉगेनड्रॉफ प्रिंसिपल याद रखना है। ये प्रिंसिपल कहता है कि दो सेल लेने हैं और उनकी अगर करंट एक दूसरे के अपोजिट हो तो उस समय एक जीरो डिफ्लेक्शन का पॉइंट आएगा, और उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अपन को क्या करना है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो उस सेल का क्या हो जाएगा, ईएमएफ। और ये करने के लिए अपन को दोनों के ये जो पोटेंशियल है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। जैसे इसकी करंट इस डायरेक्शन में, इसकी करंट इस डायरेक्शन में। तो एक तो अपन को ये प्रिंसिपल याद करना है, सर्किट, और ये थोड़ा सा ये आपके फिजिक्स में भी है डेरिवेशन, वहां पर ऐसे आएगा कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ अननोन सेल बाय पोटेंशियोमीटर, तो वहां पे भी ये डेरिवेशन। ठीक है, इसके साथ अपन आज के वीडियो के पार्ट को एंड करते हैं। अगला पार्ट जो है वो मैं थोड़ा सा छोटा रखूंगा, जल्दी अपलोड करूंगा, उसमें आपके नर्नेस्ट इक्वेशन और नर्नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद एक और पार्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।